हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 145। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है आज अपने पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, अब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी में ये सीखा है कि किस तरह से हम लोग डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम को यूज़ करके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया और पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो कि स्पेसिफिक होता है हर एंडोन्यूक्लियस के लिए, वहाँ पर हम डीएनए को फ्रेगमेंट करते हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कैसे किया जाए और किस तरह से इनको यहाँ से आइसोलेट किया जाए, वो हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। यानी बेसिकली हम देखेंगे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किस तरह किया जाता है। देखिए, डीएनए नेकेड आई से नॉर्मली दिखाई नहीं देता, तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और किस तरह से उनको वहाँ से निकाल सकते हैं ताकि हम उस डीएनए को वेक्टर में या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल सकें, तो वो आज हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमने बनाए हैं उनको सेपरेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले तो मैं इस टर्म पे आता हूँ। देखो, चीज़ ये तो हम सीख गए कि ये एक वो टेक्निक है जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। टर्म को अगर मैं समझूं तो सबसे पहले वर्ड यूज़ हो रहा है जेल। जेल इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग एक जेल लाइक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एगेरोज। बिकॉज इसके पीछे OS ही लगता है तो इसका क्लियर मीनिंग हो गया कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है। आपने सुना होगा ग्लूकोज, कैलोज, मैनोज, ये सब एक्चुअली बेसिकली शुगर के पीछे लगता है। तो ये भी एगेरोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। अब एगेरोज जेल की अगर मैं बात करूँ, उसके सोर्स की बात करूँ, तो आप याद कीजिए जो आपने प्लांट क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने दो रेड एल्गी के नाम सुने होंगे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इन दोनों रेड एल्गी से हम लोग एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं जिसे हम कहते हैं अगर, और इसी अगर को प्यूरिफाई करके हम लोग बनाते हैं एगेरोज, जो कि बेसिकली एक पॉलीसैकेराइड है। तो इसी एगेरोज को हम लोग यहाँ पर एज ए मीडियम या मैट्रिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी से, और फोरेसिस एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग ट्रांसमिट करेंगे किनको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसमिट करेंगे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं इस प्रोसेस में वो पूरा समझेंगे हम लोग। देखिए, ये हमारा पूरा एपेरेटस रहता है। इसमें हम लोग ने सबसे पहले एक तो ट्रे लाइक स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पर, और उस ट्रे लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए एक कैथोड और एक एनोड यूज करेंगे। ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड मीन्स नेगेटिव, और ये एनोड का काम करेगा। ठीक है, और अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देंगे। नेक्स्ट, ये जो है इसके अंदर हमने मैट्रिक्स डाल रखा है, मैट्रिक्स या मीडियम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को मूव करने में हेल्प कराएगा, और हम लोग जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो है एगेरोज जेल। ठीक है, उसके बाद में ये जो यहाँ पे आपको चार पर्पल्स लाइन दिख रही है, एक्चुअली चार छोटे छोटे स्लॉट्स है, मतलब आप यूँ समझ लो कि कुछ चार खड्डे जैसे स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर हम लोग डीएनए डालेंगे। इनको हम कहते हैं वेल या स्लॉट। वेल मतलब कहते हैं ना, कुआं बोलते हैं जिसको। तो ये इस तरह से डिप्रेशन है यहाँ पर जिसके अंदर डीएनए डाला जाता है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। देखो, एगेरोज जेल की अगर मैं बात करूं तो एगेरोज समझो ये पूरा एगेरोज जेल का हमने यूज किया है मीडियम। अब ये एगेरोज को मैं अगर अंदर से देखूं तो ये सीविंग इफेक्ट शो करता है। सीविंग इफेक्ट मतलब सीव इज SIEVE। सीव का मतलब होता है छलनी। तो अगर हम इस एगेरोज जेल को अंदर से देखें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे अंदर कोई जाली लगी हो। और उस जेल के अंदर अगर हम किसी चीज़ को प्लेस करेंगे तो उन जाली के होल से वो चीज़ आराम से आगे मूव कर सकती है। तो यही सीविंग इफेक्ट की वजह से एगेरोज जेल को यूज़ किया जाता है। तो अगर देखिए हम लोग बेसिकली क्या सिस्टम है, सबसे पहले तो हमने जो फ्रेगमेंट्स बनाए डीएनए के, उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लोग इन वेल के अंदर प्लेस करते हैं। इन चारों वेल में डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले जाएंगे। तो ये हमने डीएनए इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब सुनिए होगा क्या। अब जैसे ही हम लोग कैथोड और पॉजिटिव को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो कैथोड के आसपास वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और एनोड के आसपास पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रहती है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब आपसे जो आज का सवाल है इस वीडियो का, वो सवाल ये है कि आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि क्या रीज़न है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है। ठीक है, तो वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में आके दीजिएगा। और बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और हमने डीएनए डाला कहाँ है, उस वेल के अंदर। अब
जब मैं इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे जोड़ूंगा तब डीएनए जो नेगेटिव चार्ज है कैथोड के पास है, तो कैथोड यानी नेगेटिव वो रिपेल करेगा, तो वो डीएनए को रिपेल करना स्टार्ट होगा और डीएनए अट्रैक्ट होगा किस तरफ, एनोड की तरफ। तो और एगेरोस जेल में सीविंग इफेक्ट यानी उसमें पोर्स प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, किसके थ्रू, उन सीव या पोर्स के थ्रू। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा कि डीएनए जो है एनोड की तरफ मूव करने लगेगा। अब फ्रेगमेंट्स का अलग अलग साइज है और फ्रेगमेंट्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट है, कोई फ्रेगमेंट बड़ा होगा तो कोई फ्रेगमेंट छोटा होगा। अब जो फ्रेगमेंट जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होगा, जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, वो उतना ही कम मूवमेंट शो करेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो कम मूवमेंट करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा यानी जो पार्टिकल जो फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा एनोड की तरफ मूव करता जाएगा। तो धीरे धीरे डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स उन सीव्स के थ्रू मूव करते हुए एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ये फ्रेगमेंट है तो ये फ्रेगमेंट इससे पहले वाले फ्रेगमेंट से थोड़ा सा हल्का सा थिक है, तो ये इससे पहले ही रुक गया। नेक्स्ट फ्रेगमेंट को देखो, ये और ज़्यादा थिक है तो ये उससे भी पहले रुक गया। इस वेल के अंदर जो फ्रेगमेंट है ये मूव कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज वो उस हिसाब से मूवमेंट शो करेंगे। अब ये फ्रेगमेंट बहुत ही थिन है तो ये काफ़ी आगे एनोड की तरफ आ गया। नेक्स्ट ये फ्रेगमेंट देखो काफ़ी मोटा फ्रेगमेंट है तो ये ज़्यादा मूव नहीं किया। तो जो फ्रेगमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा या जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा, उतना ही ज़्यादा एनोड की तरफ मूव करता जाएगा, और जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा कैथोड की तरफ अपने को मिलेगा। अब इन्हें ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अब हैं इन्हें हम लोग अब कहते हैं डीएनए बैंड्स। अब इनको बैंड क्यों कहते हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताऊंगा। यानी बेसिकली जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा यानी द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट वो किस तरफ रहेगा, कैथोड की तरफ यानी वेल की तरफ, और जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो रहेगा एनोड की तरफ। तो हमने डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग हमने फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसी चीज़ को अगर मैं थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि डीएनए को सबसे पहले वेल में प्लेस किया गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया एनोड और कैथोड के थ्रू, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया जेल के अंदर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद में एगेरोस जेल एक सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उन सीव्स के थ्रू डीएनए का मूवमेंट होगा और डीएनए फ्रेगमेंट जो है अलग अलग जो सीव्स है, अब सीव्स का साइज अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए जो सबसे छोटा हुआ होगा वो उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे साइज को मूव नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा फ्रेगमेंट का साइज कम होगा वो उतना ही ज़्यादा मूव करता है, यानी सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कैथोड के पास होगा और सबसे छोटा फ्रेगमेंट एनोड के पास में रहेगा। एक बार एनसीईआरटी का फिगर दिखा देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी ने एक फिगर शो किया है अपने बुक में, जहां पे उसने 4 वेल बना रखे हैं, यहाँ पे देखिए, और उसको लेबल भी किया है 1 2 3 4, ये वेल्स के लिए लेबलिंग किया है। तो ये 4 वेल है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ पर है, एनोड की तरफ। अब देखिए, जैसे मैं आपको केवल ये डायग्राम दे दूं और आपसे मैं पूछूं कि इसमें एनोड किस तरफ होगा, तो आप बता सकते हो कि सर ये जो साइड है ये एनोड की साइड है और ये कैथोड की साइड है, क्योंकि कैथोड एक तो पहली बात वेल की तरफ रहता है और दूसरा जो सबसे थिकेस्ट सेगमेंट है, जो सबसे बड़े सेगमेंट है वो कैथोड की तरफ रहेंगे, तो सारे बड़े सेगमेंट कैथोड की तरफ प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी ने इस डायग्राम के नीचे कुछ लेबलिंग्स शो किए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। वो ये कह रहे हैं कि जो लेन 1 है, लेन 1 मतलब ये इनको लेन कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो लेन 1 है, इस लेन 1 का अगर मैं पैटर्न देखूं तो यहाँ पर हमें केवल एक डीएनए दिख रहा है इस लेन 1 में, जो बहुत बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। अनडाइजेस्टेड क्यों बोला? अनडाइजेस्टेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी जो एंडोन्यूक्लियस आपने यूज़ किया वो इस पर्टिकुलर डीएनए के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट बिल्कुल भी डाइजेस्ट या बिल्कुल भी क्लीव फ्रेगमेंटाइज नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने इसको कह दिया अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। बिल्कुल भी इसमें फ्रेगमेंट्स नहीं दिख रहे। जबकि जो लेन 2, 3 और 4 है, इसमें आपको अलग अलग साइज के डीएनए दिख रहे हैं, जो प्रूव कर रहा है कि इन सब डीएनए का क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। ये सब डीएनए टूट गए अलग अलग साइज में, इसलिए ये साइज के अकॉर्डिंग मूव कर गए। जबकि लेन 1 में ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए लेन 2, 3, 4 में डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है और लेन 1 में सारे अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कि सेपरेशन तो हमने कर दिया, सारे के सारे डीएनए सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद में अब ये डीएनए भी आपको क्लियर आंख से नहीं दिखता। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि इस डीएनए को इस जेल से बाहर निकाल कर हम जो भी डिजायर्ड इससे करना चाहते हैं वो नेक्स्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें डीएनए यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब डीएनए जब दिखता ही नहीं तो हम उसको उस जेल से निकालेंगे कैसे, इसलिए उस डीएनए को देखने के लिए हम सबसे पहले उसकी स्टेनिंग करते हैं एक स्टेन से जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा, एथिडियम ब्रोमाइड इज ए स्टेन यूज्ड टू स्टेन दी डीएनए फ्रेगमेंट। से नीट में क्वेश्चन आ भी रखा है। और केवल स्टेनिंग से कुछ नहीं होगा, स्टेनिंग करने के बाद में इसके ऊपर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालने के बाद में ये जो डीएनए है ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर में जो डीएनए जितना ज़्यादा बड़ा साइज में होगा वो उतना ही क्लियर ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। अब यहाँ पे बिकॉज ये बैंड लाइक दिखाई दे रहा है इसलिए हम इन्हें कहते हैं डीएनए बैंड्स। अब इन डीएनए बैंड्स को एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स से एगरोस जेल के अंदर से कट करके हम उस एगरोस जेल से उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि आगे का जो स्टेप है हम लोग वो कैरी आउट कर सकें। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम फ्रेगमेंट्स करने के बाद में डीएनए को सेपरेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसमें हम डीएनए को एगरोस जेल से कट आउट करके बाहर निकालते हैं एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट से, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी के हैं तो आप अच्छे से इनको समझ लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।